बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में आज शहबाज शरीफ साहब को 201 वोट लेकर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, जबकि उमर अयूब साहब को 92 वोट मिले। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। इस दौरान कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई भी देखने में आई, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, मुल्क को मंझधार से निकाल कर किनारे तक लेके आएंगे। जबकि उमर अयूब साहब ने कहा कि साढ़े 9 मई पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेंगे, मईशत ठीक होगी तो सब ठीक हो जाएगा। नई हुकूमत को कौन कौन से चैलेंजेस है और इसमें IMF की डील के हवाले से कितना बड़ा चैलेंज है? जी, आज तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी और हंगामा आराई के दौरान इंतखाब हुआ है वज़ीर आज़म का, और इससे पहले भी हंगामा आराई होती रही है। ख़ास तौर पे तब होती रही है जब ये बजट वगैरह पेश होता था, लेकिन आज जो मनाज़र देखने में आए हैं और उसमें मैं वही बात कर रहा हूँ कि किसी भी वक्त वो हाथापाई की नौबत और इस तरह के मामलात सीनियर कायदीन के दरमियान, और शहबाज शरीफ साहब के गिरद ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो कारकुनान खड़े थे, उनके जो अरकान असम्बली खड़े थे नवाज शरीफ साहब के गिरद भी, वरना वहाँ पे माहौल ऐसा था कि उसमें फ़िज़िकल ये मामला जा सकते थे। और शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से देखें, उनको बताना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को जो माशी हक़ाइक़ हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है उससे आगाह करना चाहिए। ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पे ये बात करने वाली अब नहीं है कि हम थोड़े दिनों में नौकरियां और रिलीफ और ये और सारा, तो ये लेकिन कंपैरेटिवली ये उससे ज़्यादा हकीकत पसंदाना तकरीर थी जो अब तक हम सुनते रहे। लेकिन दूसरी जो बात अहम है वो ये है कि जो आज उमर अयूब साहब की जो तकरीर थी, जो पहले नहीं चली, लेकिन उसके बाद फिर एक तो ये बात बड़ी अहम रही आज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो शहबाज शरीफ साहब के दिफा में नहीं आए, उनको डिफेंड करने बिल्कुल भी नहीं आए, और वो काफ़ी देर तक मौजूद भी रहे पार्लियामेंट के अंदर। और मेरा ख्याल है जो उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के कायदीन और उनके जो अरकान थे वो मौजूद थे। फिर ये एक बात और है, अब इसमें कोई इत्तेफाक है लेकिन बहरहाल जो भी हिकमत अमली रही पीपल्स पार्टी की, तकरीर उमर अयूब साहब की तकरीर जो है वो रुक गई थी। उसको चलाने की इजाज़त जो है वो डिप्टी स्पीकर ने दी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि स्पीकर जो हैं अयाज सादिक साहब वो उस वक्त ईवान से जा चुके थे। डिप्टी स्पीकर जो है वो ईवान की सदारत कर रहे थे, तो डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने फिर इजाज़त दी कि ये तकरीर जो है ये PTV पे नशर की जाए। अच्छा, बाकी जो प्राइवेट मीडिया है उसको तो असेंबली में आने की इजाज़त नहीं होती, तो प्राइवेट मीडिया जो है वो तो उठा रहा होता है PTV से, जो PTV पे फुटेज चल रही होती है उसी को जो पार्लियामेंट PTV पार्लियामेंट है उससे ही प्राइवेट मीडिया उठा रहा होता है, और फिर जो बाकी मनाजर वगैरह हंगामा आराई के जो हो रहे थे उसको फिर जो रिपोर्टर्स वहाँ पे अपने मोबाइल टेलीफोन से, हालांकि इजाज़त नहीं है लेकिन कुछ वहाँ अंदर जो स्मगल हो जाते हैं, तो मोबाइल टेलीफोन से फिर ये जो फुटेज है ये बना के रिपोर्टर्स जो हैं ये बाहर भेजते हैं। ये जो फुटेज है ये किसी सरकारी TV पे नहीं होती, ये प्रेस गैलरी से ये फुटेज जो है वो बना के भेजते हैं। बाकी जो है वो सरकारी फुटेज जो है वो सिर्फ PTV, तो उन्होंने कहा कि PTV पे चलाई जाए। तो फिर डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर ने इजाज़त दी, तो उसके बाद वो तकरीर चली। तो ये एक बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज कोई दिफा नहीं किया, और ना ही जो 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 हदफ था उनकी तकरीर का वो भी जो है वो मुस्लिम लीग नवाजी थी। ज़्यादा इशारा उनका ज़ाहिर सरकारी बेंचों में था। अब ये किस तरह से ईवान चलेगा आगे, और इतनी अफरा तफरी में और इतनी हंगामा आराई में जहाँ पे जो है वो हेडफोन्स लगाने पड़े, सब मियाँ साहब ने भी लगाया हुआ था और नवाज शरीफ साहब को भी, बहुत शोर था, और उसमें जो है वो दोनों तरफ से नारे जो हैं वो लग रहे थे। लेकिन ये कि मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि ईवान को पुरसकून रखना जो है
और ईवान को चलाना वो हुकूमत का काम है। और ईवान ना चले और रुक जाए और यहाँ पे ये ऑपोजिशन का हमेशा, अब यहाँ स्पीकर का रोल होता है। लेकिन स्पीकर भी जो है आज वो ज़ाहिर है यार सादिक साहब भी उस हंगामा राई को और वो जो जिस कदर यानी शिद्दत थी तकारीर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उसको वो ना रोक पाए। उसके नतीजे में ये हुआ कि ईवान जो है वो जिस तरह से जो भी कुछ हुआ वो कोई अच्छा आगाज़ नहीं हुआ इस ईवान का। तो आगे आने वाले दिनों में देखें कि सूरतगरी क्या होती है, किस तरह से। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब डिप्टी स्पीकर बैठेंगे ना तो अच्छा ये अब बड़ा अजब सा मामला है। ये जब खान साहब की पार्लियामेंट थी ना तो स्पीकर असद कैसर थे और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे। किसी मरहले पे ये खान साहब को एहसास हुआ था कि असद कैसर साहब जो हैं उनका रवैया थोड़ा सा नरम है, यानी अपोजिशन बेंचेस की तरफ वो चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा नरम रवैया रखा जाए। तो ज़्यादातर जो है वो फिर कहते थे कासिम सूरी साहब से कि आप ज़रा ईवान की सदारत संभालें, और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कासिम सूरी साहब फिर वो उनके हाथ में जब आता था तो अपने अंदाज में चलाते थे। असद कैसर जो है वो कोशिश करते थे कि अपोजिशन को भी थोड़ा सा टाइम दें, इधर भी टाइम दें थोड़ा, फिर उधर जाएं फिर उधर। तो ये, लेकिन अब यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ जो डिप्टी स्पीकर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का फैसला नहीं सुनेंगे। वो जो फैसला करेंगे, वैसे तो स्पीकर जो है वो एक गैर सियासी, वो ईवान का ज़ाहिर है कि दोनों तरफ का नुमाइंदा होता है, लेकिन यह है कि वो ज़ाहिर है कि एक पार्टी का होता है। तो वो अब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको किसी भी मरहले पे, एक तो यह है कि उन्होंने रोका नहीं, खुल के तकरीर करने की इजाज़त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर ने, और दूसरा ये कहा कि ये तकरीर सारी की सारी बराह रास्त जाएगी और मैं हुक्म दे रहा हूँ अभी। अच्छा, अगर अयाज सादिक साहब होते तो अयाज सादिक साहब ने तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से इशारा उनको या जो भी मैसेज आया होगा तो रुक गई थी तकरीर। तो ये एक अजब सा मामला होगा कि आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से खिताब वो करेंगे। और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हदफ नहीं बनाते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा एक तरह से देखा था एंजॉय कर रहे थे उनके ना, देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है, तो वो उनकी क्या तो आराम से बैठी हुई थी और वो देख रहे थे सरकारी बेंचों में, अभी काबीना का हिस्सा तो नहीं है ना, तो वो देख रहे थे कि ये सारी सूरत हाल कि ये मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ क्या हो रहा है। और उनके डिप्टी स्पीकर जब आए तो उन्होंने फिर खुल के खेलने का मौका दिया। तो ये अब आने वाले दिनों में मैंने आपसे कहा ना कि सफ़ बंदी किस तरह होती है, काबीना किस तरह आती है, ईवान कैसे चलता है। हतमी नुक्ता इसमें यह है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए, मईशत के लिए, इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा, और इसको ना कोई अच्छा मैसेज जा रहा है। तो अब ये है कि ये इसको कैसे हमारे अकाबरीन आने वाले दिनों में संभालते हैं इशू को। तो तकरीर में तो असल में तकरीर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि तकरीर पे ध्यान कम होता है, कान ज़्यादा शोर पे लगे होते हैं, नारों पे लगे होते हैं। तो आज भी तकरीर पे कम ध्यान था और जो शोर गुगा हो रहा था उस पर ज़्यादा तवज्जो थी सारे लोगों की कि वो क्या है, वो क्या हो रहा है पीछे और किस तरह से ईवान चल रहा है। तो बहरहाल इस ईवान का आगाज़ कोई अच्छे अंदाज में नहीं हुआ, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को कैसे संभालते हैं और अयाज सादिक साहब इतने हॉस्टाइल ईवान को किस तरह संभालते हैं। ये अयाज सादिक साहब जो है ना ये मतलब उनसे काबू में नहीं आ रहा था, ना उनकी कोई बात सुन रहा था, उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा था। और डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके, वो अगर आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे जैसे आज हुआ वो तहरीक इंसाफ को खुल के बात करने का मौका देंगे। तो ये आज के ईवान में इस तरह से हुआ। बाकी शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए, उमर अयूब साहब ज़ाहिर है उनकी अभी तक सीटें, एक तो वो खसूसी नशिस्तें, कहाँ फ़ैसला फंसा हुआ है, क्या होना है ट्रिब्यूनल्स में, अभी अदालतों में बहुत कुछ होना है। लेकिन ये चंद दिन जो हैं ये बड़े अहम हैं आने वाले दिन। मैं इन चंद दिनों को जब अहम कह रहा हूँ तो मैं एक तो पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल लेगी आने वाले दिनों में वो हमने देखना है, और दूसरा जो है वो ये है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में तारीख़ी। और मैंने पहले भी बात की थी कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त इस मरले पे हम ये बात वो नॉन इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। नॉन इश्यूज़ तो नहीं है, ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक सियासी मंजर है, उसकी भी इम्पोर्टेंस है,
लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो बड़े तारीख़ी से होते हैं, और उसमें सबसे आम बात यह है कि क्या आज़ाद फ़लस्तीन फ़लस्तीनी रियासत की तरफ दुनिया जा रही है, और हर रोज़ जो गुज़र रहा है वो बज़ाहिर और दुआ भी है और यकीन भी है हमें कि इंशाअल्लाह ये फ़लस्तीनी रियासत की तरफ मामला जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में और अगले 24 घंटों में क्या मुमकिनात हैं। एक तो ये है कि इन्होंने रफ़ा पे जो है वो एक और स्ट्राइक की कल रात को इसराइल ने, और रफ़ा पे स्ट्राइक इन्होंने वहाँ पे मिज़ाइल दागा, और उसके नतीजे में बहुत सारी शहादतें हो गई हैं। और ज़ाहिर है कि इतने कोई 31,000 तो सरकारी तौर पे शहादतें, लेकिन वहाँ पे वसीम अबू अंज़ा और उसकी बहन नईमा अबू अंज़ा, ये जुड़वा बहन भाई, और ये जुड़वा बहन भाई जो हैं ये जंग के दौरान इनकी विलादत हुई थी, जुड़वा बहन भाइयों की। ये नवंबर में इनकी पैदाइश हुई थी, और ये इनके जो वालिद हैं अबू अंज़ा और वालदा रानिया, ये इनकी शादी के 11 साल के बाद इनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई थी। 4 माह के बच्चे थे, वालदा के साथ सो रहे थे, रात को उस घर को निशाना बनाया गया, दोनों बच्चे शहीद हो गए। और वालदा जो हैं वो, मेरा ख़्याल है कि वालदा का कहना ये है कि वो साथ गई थी बच्चों के कोई कुछ, क्योंकि उसी वक्त ये हो रहा था कि अमेरिका ने कल वो एयर ड्रॉपिंग की है रात को, यानी 38,000 उन्होंने हलाल मील्स और उसके साथ अद्वियात हैं, उनकी छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे पैकेट्स हैं, पैकेट्स होते हैं उसमें हलाल खाना और साथ उसके अद्वियात और ज़रूरियात की चीज़ें। तो वो 38,000 पैकेट्स अमेरिकन ने C-130 प्लेन्स में, वो छोटे छोटे पैकेट्स और छोटे छोटे साथ पैराशूट्स। तो वो पैराशूट्स जो हैं वो मतलब है कि वो आते, मतलब इस तरह से है कि यानी एक डब्बा, बहुत सारे डब्बे, और फिर वो पैराशूट्स की सूरत में उतरते हैं। बहुत सारे तो समंदर में गिर जाते हैं, तो वो जो समंदर में गिर जाते हैं, ये मेडिटेरियन सी, क्योंकि गज़ा में तो सिर्फ एक ही रास्ता है एयर ड्रॉपिंग का, ये तो बाकी तो सारे रास्ते बंद किए हुए हैं इमदाद के। तो एयर ड्रॉपिंग में वो पैराशूट से फेंकते हैं ऊपर से, तो बहुत सारा जो खाना है वो पानी में गिर जाता है। तो कई बच्चे जो हैं वो, या कई जवान जो हैं वो उस खाने को, उन पैकेट्स को पकड़ने के लिए वो समंदर में जाते हैं, और अभी तक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो समंदर में डूब गई है उन पैकेट्स को जिसमें खाना है उसको, ताकि वो उनके हाथ में आ जाए। लेकिन वो कोई एक वेव्स आती हैं, क्योंकि ऊपर से ये 10,000 फीट की बुलंदी से, ये बड़ा रिस्की सा होता है कि वो बिल्कुल वहीं पर फेंकें, वो उसी तरह से हवा चल रही है तो वहीं पे आके गिरे, वो समंदर में ना गिरे। कोशिश ही होती है पायलट्स की, लेकिन ये है कि वो या जो एड वर्कर्स हैं ऊपर, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो मुकम्मल साहिली पट्टी पे नहीं आते, वो पानी में गिरते हैं। तो बहरहाल जब वो, इनकी वालदा भी जो है ना वो गई, वो दूसरे कमरे में थी और वो देख रही थी कि वालिद जो है वो लेकर आ जाते हैं, उसमें दूध भी है, कुछ दूध, और तो पीछे बच्चों की डेथ हो गई। और ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों के बारे में इनकी तदफीन हुई आज, जंग के दौरान पैदा हुए, जंग के दौरान शहीद हो गए। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी हुई आज। अच्छा, ये जो अमेरिका है, अमेरिकन ने जो एयर ड्रॉप की है गज़ा में 38,000 हलाल मील्स और 7 अद्वियात हैं और बाकी सारे, अमेरिका 5वां मुल्क बना है जो कि वहाँ पे इस तरह से, क्योंकि दबाव शदीद है अमेरिका पे शदीद दबाव है इस वक्त के, ये पिछले चंद महीनों में नहीं बल्कि चंद सालों में या चंद दिहाइयों में जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किस पे जाती है? अमेरिका पे जाती है। अमेरिका जी, ये ऑस्लो एकॉर्ड और उसके बाद जो कुछ होता रहा और करारदादें वीटो करना और उसके नतीजे में आखिर में जाके सीज़ फायर का लफ्ज़ अदा होना, बहुत बड़ी तादाद में इंसानी जानें बच सकती थी अगर बाइडेन इंतज़ामिया जो अब कर रही है वो आज से 5-6 महीने पहले करती, साल पहले करती। ठीक है, बहरहाल अब सूरत ये बनी कि वो तो ये जो जहाज़ हैं, ये जो तैयारे हैं C-130, इन्होंने अमान से प्रवास की, जॉर्डन से,
किंग अब्दुल्ला दोइम जो एयर बेस है अमान के पास, वहाँ से जॉर्डेनियन प्लेन्स के साथ अमेरिकन जो प्लेन्स हैं उन्होंने वहाँ से परवाज़ की। और चूंकि इसराइल के ऊपर से परवाज़ कर रहे थे तो जॉर्डेनियन जो एयरफोर्स थी उसको इसराइल ने खसूसी इजाज़त दी कि ठीक है आप अमेरिका के साथ फ्लाई कर रहे हैं ये एड के लिए तो आप हमारी फ़ज़ा से गुजर सकते हैं, लेकिन आप हमें जो सवार हैं और पायलट्स हैं और उन सबका पहले नाम भेजें। और उसके बाद इसराइल का बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है ना कुछ उलट पुलट हुआ हुआ है दिमाग नेतन्याहू का। लेकिन इस दौरान जो है वो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। और वो डेवलपमेंट जो है वो ये है कि जो अमेरिकन्स ने एक बेनी गांस को जो कि आप समझ लें कि बेनी गांस जो हैं वो नेतन्याहू के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे, इलेक्शंस में मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे। वो इलेक्शंस जो एक दफ़ा कई दफ़ा जो आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहे, वहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद ये हुआ एक इलेक्शन टूट गया, फिर तो अक्सरियत नहीं हुई, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ। 2020 में फिर जाके ये गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती गई। फिर एक अरेंजमेंट बना कि जी कुछ अरसे के लिए वो जो हैं नेतन्याहू वज़ीर आज़म होंगे, फिर उसके बाद बेनी गांस बन जाएंगे। तो वो भी गवर्नमेंट चली गई, फिर एक ये इंतहा पसंद गवर्नमेंट बनी। तो बेनी गांस जो हैं ये वज़ीर दिफा और ये इसराइल की फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे बेनी गांस। अब ये बेनी गांस जो हैं ये तो जाहिर है कि उस हवाले से इनकी एक बड़ी पोजीशन रही है कि वज़ीर दिफा और इसराइली फ़ौज के सरबरा, और उसके साथ ही ये जो हैं ये जो हैं ये नेतन्याहू के मुखालिफ भी रहे। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि जो वॉर कैबिनेट बनी उसमें ये वॉर कैबिनेट जो 3 अरकान पे है मुश्तमिल, एक तो उसमें वो इतमार है, ठीक है, उसका भी जिक्र करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये है कि ये जो बेनी गांस हैं इनको अमेरिकन्स ने बुला लिया है, नेतन्याहू को नहीं, अमेरिकन्स ने बेनी गांस को बुलाया। और बेनी गांस इस वक्त जो है वो वाशिंगटन में है। अच्छा, नेतन्याहू ने ये कहा है कि इस पर बड़ा शदीद एहतजाज किया है कि बेनी गांस को अमेरिका ने मुझसे पूछे बगैर बुलाया है। प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ और मेरे मुखालिफ को जो कि वॉर कैबिनेट का इस वक्त हिस्सा था और उसको वहाँ पे बुलाया है, और उससे कैमिला हैरिस मिल रही है वाइट हाउस में। आज उनसे वाइट हाउस में कैमिला हैरिस मिल रही हैं। नेतन्याहू को एक क्लियर मैसेज है कि मतलब साइन ऑफ, ठीक है, कहते हैं ना थ्रो अंडर द बस का जो लफ्ज़ है नेतन्याहू के ऊपर मलबा डाल के, ठीक है, सारा एदे पा दो, ठीक है, वो वाला हिसाब है। तो वो नेतन्याहू को छोड़ के उन्होंने बेनी गांस को बुला लिया है, और जैक सुलिवन भी उनसे मिल रहे हैं आज, और कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन भी बेनी गांस से मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने बाकायदा ये बात उनके वज़ीर आज़म हाउस से आई है कि हम इस बात पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे यानी इसको बेनी गांस को प्राइम मिनिस्टर की परमिशन के बगैर बुलवाया गया। वो पहुंच गए, उनको दावत आई है, वज़ीर दिफा हैं, वो पहुंच गए अपने इंडिपेंडेंट हैसियत में, और वो वहाँ पे लिगत पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते रहे, तो वो पहुंच गए। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब काहिरा में हमास की लीडरशिप पहुंच गई है, और हमास के खलील अल हया वहाँ पर जो कि इस्माइल हनिया के बाद जो कि उनके नायब चेयरमैन है वो वहाँ पे पहुँचे हैं, और उनके साथ CIA ऑफिशियल्स, ठीक है, CIA के जो सरबरा हैं विलियम बर्न्स, वो भी खत्ते में ही हैं, और वो हर थोड़ी देर के बाद उनकी बात हो रही है वाइट हाउस में, और उनकी हर कुछ देर के बाद वो वाइट हाउस में भी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमास के डिप्टी यानी जो नायब चेयरमैन है वो वहाँ पहुँचे हैं काहिरा में इस वक्त। इस्माइल हानिया भी कहीं इधर ही हैं, अभी कुछ दिन पहले वो अब होके गए हैं इजिप्ट से, और साथ ही कतर के जो इंटेलिजेंस के हुकाम है वो भी वहाँ पे काहिरा में पहुँच गए हैं, और अमेरिकन CIA ऑफिशियल्स भी पहुँच गए हैं
विलियम बर्न्स नहीं, गालिबन दूसरे CIA के ऑफिशियल्स हैं। और उसमें ये बात कही जा रही है कि अगले चंद घंटों में या 24 या 48 घंटों में जंग बंदी के माहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। इसराइल ने सर खम तस्लीम करते हुए अमेरिकन के सामने आखिरकार, ये अमेरिकन का कहना है कि आखिरकार इसराइल मान गया। अच्छा, इसराइल मान गया है जंगबंदी पे। अच्छा, ये जो बात है कि इसराइल जंगबंदी पे मान गया है, तो यहाँ पर मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड। US says कि इसराइल हैज़ एग्रीड टू द फ्रेमवर्क फॉर ऑफ गाजा सीज फायर, हमास मस्ट नाउ डिसाइड। अब जो बॉल है वो हमास के कोर्ट में है। और ये जो है, ये एसोसिएटेड प्रेस की ये जो बात है, इसको फिर जाहिर है कि दुनिया भर का मीडिया फिर इसको अपने अंदाज में इस पर तबसरा भी कर रहा है और इस पर बात भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। तो ये क्योंकि रमज़ान में मैंने कल भी बात की थी कि रमज़ान 10 या 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके मुताबिक जो है ये हर सूरत में इनका ये है कि ये, और जो यहाँ तक बात हो रही है कि जी बाइडन जो हैं उन्होंने अमीर कतर से और जो मिस्र के सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, जनरल अब्दुल फतह सीसी, उनसे ये कहा कि मुझे हर सूरत में मुझे ये मुआहदा चाहिए, हर सूरत में। जब मुझे टेलीफोन पे बात, मुझे मुआहदा, गेट मी अ डील, तो ये मुआहदा जो है मुझे फौरी तौर पे चाहिए। अब ये जो मुआहदा है, इसके बारे में कुछ देर पहले ये ख़बर आई कि इसराइल जो है वो अपने वक्त को नहीं भेज रहा। वो इसराइल कह रहा है कि जी हमारे जो हैं वो मुतालबात अभी रहते हैं, वो हमें लिस्ट पूरी दी नहीं गई, और ये जो है वो लिस्ट हमें, यानी वो लिस्ट जो कि उस तरफ से भी देनी है ना, उस तरफ से लिस्ट देनी है। और ये जो मुआहदा है, इसको मैं ये बताता चलूँ कि इस मुआहदे में ये है कि ये थोड़े से इसके पॉइंट्स हैं। 40 दिन का मुआहदा है, और इसमें जो है वो हर रोज़ वहाँ से एक यरगमाली को वो छोड़ेंगे, हमास वाले एक यरगमाली को छोड़ेंगे, और उसके बदले में अभी तक जो बात हो रही है वो ये है कि 10 कैदी यहाँ से रिहा होंगे। 10, तो ये नहीं कि एकदम से वो जो है वो सारे छोड़ देंगे, 40 के 40, और इधर से, यानी 40 दिन में वो 40 छोड़ेंगे, और हर रोज़ जब वो एक रिहा किया करेंगे तो यहाँ से 10 रिहा होंगे। ठीक है, तो 40 के बदले 400 उधर, जिसमें 15 वो जो कि इंतहाई मतलब है, जिसमें जाहिर है कि मरवान बरगोती का नाम भी है। अच्छा, इसमें जो है, और इस दौरान मुकम्मल तौर पे जंगबंदी हो जाएगी। उधर से एक रिहा हुआ करेगा रोज़, उधर से 10 रिहा हुआ करेंगे, उधर से एक रिहा होगा, उधर से 10 होंगे। उधर से एक जो रिहा होगा उसमें ख़वातीन है, ख़वातीन फ़ौजी हैं, और वो लोग हैं जो ज़ख्मी हैं। अच्छा, वो अभी रिहा हो रहे हैं, 40 वो हैं सिर्फ। बाकी जो 106 अभी तक, ये अमेरिकन का और इसराइल का एस्टिमेट है कि 146 लोग अभी तक उनके पास हैं, हमास के पास हैं। तो उसमें से अगर 40 छोड़ते हैं वो, तो फिर वो 106 रह जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि हम हर 1-10 के फार्मूले पे इस दौरान हम आगे भी सीज़ फायर कर सकते हैं, लेकिन इसी दौरान सीज़ फायर होगा, इमदाद शुरू हो जाएगी, ट्रक्स आना शुरू हो जाएंगे अंदर, और इस दौरान फिर ये निगोसिएशंस आगे बढ़ेंगी, जिसके गारंटर रशियंस और टर्किश हैं, टर्की। और इसीलिए महमूद अब्बास जो हैं, जिनकी काबीना डिज़ोल्व हो गई, और जिनके लोगों ने, यानी फतह के भी वो चेयरमैन तो है ना, फतह के वो चेयरमैन है, जो है वो PLO के भी चेयरमैन हैं, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के भी सदर हैं। लेकिन वो अब चूँकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी रिज़ाइन कर गई है सारी, और लेकिन वो बतौर PLO के चेयरमैन, और PLO के चेयरमैन हो सकता है वो पोजीशन भी चेंज हो जाए, क्योंकि अब PLO के बैनर तले सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, फ़लस्तीनी ग्रुप, तो शायद PLO की क़यादत भी तब्दील हो आने वाले दिनों में। लेकिन वो बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में चूँकि टर्की गारंटर है, टर्की और रशिया, ये बात मैंने पहले भी की थी कि ये इसमें मीडिएट तो कर रहे हैं इजिप्ट, कतर, फ्रांस, अमेरिका, अरब ममालिक, ये सारे बाकी मुल्क, लेकिन इसमें जो गारंटर हैं वो मॉस्को और अंकारा है। तो महमूद अब्बास अब अंकारा जा रहे हैं, अंकारा, और तब जा रहे हैं अंकारा, अभी मेरे ख्याल से 24-48 घंटों में अंकारा में पहुंच जाएंगे। उस वक्त जा रहे हैं अगली जो वहाँ पे जो मंजरनामा
यानी जंगबंदी के बाद जो मंजरनामा आएगा सामने, उसमें वो बात करने जा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगन, टर्किश प्रेसिडेंट से। मॉस्को में तो हो गया, वो जो 2 दिन बैठे सारे लोग, उन्होंने एग्री कर गए कि जी हम इसको PLO को रिवाइव करते हैं और अपनी अपनी पार्टियां हम ख़त्म करके एक ही ग्रुप होगा जो सबके बिहाफ पे बात करेगा। लेकिन ये है कि इसको एक सरकारी तौर पे इसका एलामिया भी सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी भी जो ग्रुप पहुंचा है वहाँ पे वो हमास का है। लेकिन हमास, इस्लामी जिहाद, बाकी सारे ये अब सब एक हो चुके हैं सारे इस मसले पे, और कोई किसी किस्म अब। लेकिन अब इसराइल ने अभी थोड़ी देर पहले खबर दी कि जी हमारा वक्त नहीं जा रहा, क्योंकि हमें अभी तक लिस्ट नहीं दी गई उनकी तरफ से, ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया। लेकिन अमेरिकन ने चूँकि बात कह दी, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो चूँकि उन्होंने कह दिया है कि भाई ये जो है। अच्छा, अब आप ये देखें ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या खबर लगा रहा है, ये अब देखें कि उन्होंने बेनी गांस को बुलाया, हैरिस टू मीट विद टॉप इसराइली ऑफिशियल एज ट्रस्ट टॉक्स कंटिन्यू। ये जो फर्स्ट है, यानी इस मरहले पे उनका जो बुलाना है बेनी गांस को, ये आप समझ लें कि ये बहुत ही एक अजीब सी बात है। वाइस प्रेसिडेंट एक्सपेक्ट टू डिस्कस द अर्जेंसी ऑफ अ हॉस्टेज डील एंड गेटिंग फूड एंड सप्लाईज टू। ये भी हमें नज़र तो आई, कैमिला हैरिस भी, मतलब चलें कहीं तो नज़र आई। ये मतलब जब ख़त्म हो रहा है उनका दौरे सदारत बाइडेन साहब का, या दूसरा दौर शुरू हो रहा है, तो ये नायब सदर तो हमें पूरे टेन्योर में कहीं नज़र ही नहीं आई, इनका कोई फाल रोल ही नहीं था। ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि इससे पहले बाइडेन, उधर डिक चेनी बड़े एक्टिव रहे हैं हमेशा वाइस प्रेसिडेंट, और उससे पहले भी तारीख देंगे फोर्ड और ये सारे लोग जो हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत फाल नहीं रही। तो वहाँ पे अमेरिकन से बात हो ना कि ये फाल क्यों नहीं रही, तो वो कहते हैं शुक्र है खुदा का ये फाल नहीं हुई। ये भी इनका मुझे नहीं पता कि क्या परसेप्शन है वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं कि शुक्र करें खुदा का, पहली बड़ी खपड़ी हुई दुनिया में, शुक्र है ये फाल नहीं है। मैं कहता अच्छा यार, ये मुझे नहीं, इस पर कभी बात करेंगे कि इनका ऐसा इंप्रेशन क्यों है अमेरिका में। अच्छा, लेकिन इस दौरान ये हो रहा है कि अरब मुल्क जो है वो आज रियाद में, अब ये वहाँ पर अभी 24-48 घंटे हैं, 24-48 घंटों के अंदर ये बात हो रही है कि हमास के जो लोग हैं वो हमास की तरफ से कहा गया है कि हम 24-48 घंटों में इसके ऊपर हम साइन कर सकते हैं, इसके माहदे के ऊपर। और जाहिर है कि उनकी तरफ से भी कहा गया है कि भाई अब जो मामला है ये पहुंच गया है, अमेरिकन ने भी कह दिया है, सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है, लोग सारे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा था मंडे तक हो जाएगा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कल मंडे है। इसराइल ने अभी तक अपने कह रहे हैं हम लोग नहीं भेज रहे क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं है। ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। असल मामला ये है कि जंग बंदी 6 हफ्ते के ऊपर वो राज़ी हो गए, जंग बंदी रमज़ान से पहले, और अमेरिका शदीद दबाव में, प्रेसिडेंट बाइडेन इंतज़ामिया इतना शदीद दबाव में है इस वक्त। लेकिन आप देखें तारीख रकम होने जा रही है कि अगर ये जंगबंदी होती है, उसके बाद फिर जब गज़ा खुलेगा और वहाँ पे 31 या 32 हज़ार शुहदा और ये बच्चे, और वहीं कब्रें उनकी, और बीमार और माजूर, और जब दुनिया दाखिल होगी और जो मनाजिर हमें नज़र आएंगे, पहले तो जंगबंदी हो जाए, अल्लाह करी ये जाहिरियत ही ख़त्म हो। तो और आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे ईवानों में मुज़म्मत, कोई सूरह फातिहा, कोई उनके लिए कोई दुआ, उनके लिए कोई, यानी अजीब सा मामला है। हमारे अपने मुल्क में भी कई इलाकों में जो बारिश हुई है कल, ये 1-2 रोज़ में जो ज़ालाबारी गवादर के इलाकों में बड़े आफत ज़दा इलाके हो गए हैं, और ये कई इलाकों में, तो हम अपने मुल्क के अंदर ही कोई तबाही आती है उसके ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं जाता, तो वो गज़ा पे क्या जाना है इस वक्त। तो ये जो मनाजिर देखे, मतलब ये मैंने कहा ना कि इन अ बैड टेस्ट, इस वक्त दुनिया किसी और मूड में है, किसी और मिजाज में है, जनाजे उठाए जा रहे हैं, लोग एक छोटे से खबर पे चल जाती है, इतना लोग शहीद, इतना लोग शहीद। इस वक्त हमने ना मतलब मुझे नहीं पता कि हमने इस बात को जितना हमारे यहाँ डिस्कस होना चाहिए था, ये फ़लस्तीन का इशू, उतना ज़्यादा क्यों डिस्कस नहीं हुआ। ईवान में भी डिस्कस होना चाहिए था, हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होना चाहिए था। शुरू में हमने देखा कि मुजाहरे वगैरह हुए, एहतजाज हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर ये एक रवायती लोकल सियासत में हम पड़ गए, और ये जो बड़े इश्यूज़ हैं ग्लोबल लेवल पे उससे हम हट गए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, आप ज़रूर उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आज जो सूरत हाल देखने में आई है पार्लियामेंट की, अगर यही सूरत हाल रही तो पार्लियामेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा।
इंतहाई नामुमकिन हो जाएगा। मैंने कहा ना कि आज अगर वो दरमियान में, और एक मरहले पे सिक्योरिटी को भी बुलवा लिया गया था सार्जेंट आर्म्स को, कि ये यहाँ पे अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो ये तो ईवान चलाना। और जो मेरी बात हुई तहरीक इंसाफ के लोगों से, और यानी जो सुन्नी इत्तेहाद में इस वक्त हैं, और जब तक वो फैसला नहीं होता, तो उन्होंने कहा हम किसी सूरत इस पार्लियामान को नहीं चलने देंगे, किसी सूरत। ये जो है ये जाली पार्लियामेंट है, और ये जो भी उनके इल्ज़ाम हैं उनको चलने नहीं देंगे। मैंने कहा किसी एक बात के ऊपर आप बैठेंगे, मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें को चलने, हम इनको नहीं चलने देंगे। तो अब इस तरह का माहौल है। अब आगे ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब किस तरह से वो बात करते हैं, क्या ये फ़ैसला जो है ये उमर अयूब साहब या बैरिस्टर गौहर साहब करेंगे, या ये खान साहब करेंगे? क्या उनको खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जाना पड़ेगा कि जी आप जो हैं वो समझाएं वहाँ पे पार्लियामेंट में अपने लोगों को कि वो, मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि ये फ़ैसला जो है ये खान साहब ने किया है कि ये नहीं चलने देनी पार्लियामेंट। तो ये इतना अग्रेशन था, मैंने आपसे कहा, और कि उसके नतीजे में वो हुकूमत कैसे आगे, और सूरत गरी कैसे होगी उसकी, काबीना कैसे हलफ उठाएगी, इस्तेकाम कैसे आएगा, मईशत के इशूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं रियासत को। तो ये अभी देखना है। और इसमें मतलब है कि माहौल ही नहीं बहुत, आज जो है ना, मैंने आपसे कहा कि बहुत तलखी थी, बहुत ज़्यादा तलखी थी। तो देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर मामला से। दूसरी जो मैं बात कह रहा था, एक तो यह है कि ये 24-48 घंटे बड़े अहम इसलिए हैं कि वो जंगबंदी वाला बिल्कुल सर पे खड़ा है, और वो नेतन्याहू जो हैं उनको एक तरह से बाईपास कर दिए, एक तरह से साइड पे कर दिए, और अमेरिकन ने बेनी गांस को बुला लिया। लेकिन अच्छा, जो एक और उनके साहब हैं बेंगोविर, जो कि सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं, इंतहा पसंद, बिल्कुल सेहूनी, जो कि मगरबी किनारे पे ही गैर कानूनी आबादकार हैं वहाँ पे, वो उनके नेशनल सिक्योरिटी, उनको मोसाद और शनबित, क्योंकि शनबित के जो सरबराह हैं वो भी अमन मुज़ाकरात में हैं शरीक, और डेविड बानिया को भी मोसाद के सरबराह को भी पकड़ा हुआ, शनबित के सरबराह को भी पकड़ा हुआ है। तो वो यानी वो भी अमेरिकन ने कहा हुआ है कि ये जंगबंदी करवाओ। तो उन्होंने जो मिनिस्टर हैं उनको ब्रीफिंग्स देने से इनकार कर दिए। ये भी अजीब सी बात है। तो एक तरह से नेतन्याहू भी कॉर्नर हो गए, बेनी गांस को वहाँ बुला लिए, और ये जो बेन गवीर, ये वही है बेन गवीर जिन्होंने कहा था कि यकम रमज़ान को जो है वो हम मुसलमानों को आने नहीं देंगे। इस्माइल हानिया ने रिएक्ट किया था उसके ऊपर। और ये इन्होंने इनका जो कमरा है, जो रिहाइश गाह है, वहाँ पे इन्होंने ब्यूरिज गोल्डस्टेन की तस्वीरें लगा के रखी हुई थी। ये जिसने 29 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था नमाज पढ़ते हुए, वो इसका हीरो था। इसने अपने घर में तस्वीरें अपने कमरों में लगा के रखी हुई थी इसने। ये मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी, ये ना समझ लें एक तरह से NSA कह लें, जो ये भी वॉर कैबिनेट, 3 वॉर कैबिनेट का हिस्सा। तो नेतन्याहू अकेले रह गए। एक को सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स देना बंद कर दी गई हैं, और एक जो है उसको बुला लिया अमेरिकन ने मुलाकात के लिए। अब नेतन्याहू अकेले हैं, ठीक है। और ये जो है ये बाइडन माने या ना माने, ये नेतन्याहू के लिए एक क्लियर मैसेज है। बाइडन इसको माने या ना माने, और ये जो है ये 30 स्लाइड है, तो वहाँ का ये हारिस ने भी खबर लगाई है, हार्ट्स ने, कि US सेंड्स क्लियर मैसेज नेतन्याहू विद गांस इनवाइट। गांस को इनवाइट करके क्लियर मैसेज दिए नेतन्याहू को, बाइडन एडमिट करे या एडमिट ना करे, ठीक है, कि हमारा जो घोड़ा है अगला वो तुम नहीं हो, थ्रो अंडर द बस। और वो जो है बेनी गांस को बुला के वहाँ से मीटिंग कर रहे हैं अमेरिकन। वाइट हाउस, मुलाकात भी वाइट हाउस में हो रही है। इंटरेस्टिंगली बाइडन नहीं मिलेंगी तो नायब सदर, लेकिन जैक सुलिवान तो मिलेंगे ना, और कांग्रेसमैन भी मिल रहे हैं। तो उनकी वहाँ खूब आहुत हो रही है वहाँ पे। और ये जो है इन्होंने ये कहा था कि मतलब ये कहीं दरमियान में खड़े थे। मतलब इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ कि जाहिरियत करो, इतना ना करो, मतलब है कि बॉम्बिंग करो, इतनी ना करो। ये कहीं दरमियान में इनकी पोजीशन थी, इनको बुलवा लिया वहाँ। अच्छा, लेकिन नेतन्याहू के लिए बड़ी परेशान कौन बात है कि उनको बताए बगैर उनका वजीर जो है वो वहाँ पहुँचा हुआ है और वाइट हाउस में मुलाकातें कर रहा है। उसके साथ ही जो दूसरी आम डेवलपमेंट हो रही है वो चाइना के जो मंदूब हैं बराए यूरेशिया,
उनका जो मैंने कहा था कि चाइना ने ये कहा है कि पहले तो ये ज़ेलेंस्की आए सऊदी अरेबिया और आके चले गए, और ये बात हमने उस दिन भी की थी कि सऊदी अरेबिया वो आए हैं और उन्होंने आके जो ये प्रिजनर एक्सचेंज की और पीस की बात की। सऊदी अरेबिया स्टेप अमेरिका के कहने पे तो उठाने से रहा। सऊदी अरेबिया अगर इस वक्त करेगा दरमियान में, तो चाइना कौन बोल लेगा। अच्छा, तो चाइना, और ये ख़ास तौर पे जो वहाँ पे बहुत से शहर चले गए और जो रशियन एडवांसेस हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि उनके, जो मैंने कल भी बात की थी, कि उनके नुमाइंदा खसूसी और ख़ास तौर पे उन्होंने अनाउंस किया कि वो शटर डिप्लोमेसी के लिए रवाना हो रहे हैं, मॉस्को जाएंगे, और वो जाएंगे उसके बाद लियो है जो हैं ये 2023 अप्रैल 2023 में जो सदर शी जिनपिंग हैं चाइना के, उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की थी, और अप्रैल 2023 में बात करने के बाद मई में ये इस पोस्ट पे उन्होंने अपॉइंट किया था नुमाइंदा खसूसी को। अच्छा, ये जो नुमाइंदा खसूसी हैं, अभी इन्होंने रशिया, लियो ही जो है, इन्होंने रशिया, पोलैंड, ब्रसल्स, जर्मनी, फ्रांस, ये सारा दौरा करना है, और यूक्रेन भी जाना है, क्योंकि चाइना के ताल्लुकात यूक्रेन से भी हैं और रशिया से भी हैं। लेकिन इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो किया है मॉस्को से, क्योंकि मॉस्को के थोड़े से कंसर्न्स थे कि जी जो दूसरी समिट हुई थी, पीस समिट यूक्रेन के ऊपर, वो सऊदी अरेबिया में हुई थी और उसमें चाइना मौजूद था, लेकिन जो तीसरी समिट माल्टा में हुई उसमें ना रशियंस थे ना चाइनीज़ थे। तो उसमें बाकी मुल्क गए थे कि यूक्रेन के ऊपर पीस कैसे लाया जाए और ये सारा कैसे, लेकिन चाइना का जो प्रपोजल था कि जी जो जहाँ है वहीं पर रुक जाए और जंगबंदी की जाए, उसके ऊपर चूँकि ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे थे, अमेरिकन भी नहीं मानते, अब चाइना दोबारा आया। हो सकता है चाइना भी कोई और प्लान लेकर आया हो, अभी उसके नुकात सामने आने हैं, लेकिन चाइना के जो स्पेशल एनवॉय हैं, उनके दौरे का स्टार्ट यूक्रेन पीस की तरफ जा रही है दुनिया, ये और अमेरिकन चाह रहे हैं कि एक तो उधर की डील हो, किसी तरह से ये मसला हल हो गज़ा का, और दूसरा जो है वो चाइना के जो स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने दौरा किया है शुरू अपना मॉस्को से। और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो वहाँ पे तास दे रहा है 27 स्लाइड कि सेटलमेंट इन यूक्रेन इम्पॉसिबल विदाउट मॉस्को, रशियन चाइनीज सीनियर डिप्लोमेट्स नोट। मतलब ये जो है ये और फिर रॉयटर्स दे रहा है 26 स्लाइड के, मॉस्को ये कह रहा है कि रशिया और चाइना एग्री कि रशिया मस्ट प्रेजेंट इन यूक्रेन टॉक्स। जो भी बात होगी यूक्रेन के ऊपर, वो रशिया उसका हिस्सा होगा, यानी वो रशिया के टर्म्स पे होगी। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक पोजीशन ऐसी है जो रशिया ने इस वक्त ले ली है चाइना के साथ मिलकर, और ये जो है इस वक्त एक और डेवलपमेंट जहाँ पर वो जंगबंदी वाले मामला चल रहे हैं, जो कि अभी 24-48 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि क्या कहाँ तक जाते हैं मामला, और रमज़ान से पहले पहले ये जंगबंदी होना ज़रूरी है। बहुत पहले हो जाती है, लेकिन ये कि बहरहाल अब मतलब है कि अब अमेरिकन खुद चूँकि आ गए हैं, ये जो है ना एयर ड्रॉपिंग 5 मुल्क कर रहे हैं, तो 5वां मुल्क अमेरिका है। फ्रांस, UAE, इजिप्ट, कतर, जॉर्डन, ये मुल्क सारे कर रहे थे, तो अब इसमें अमेरिका भी शामिल हुआ है। तो ये है कि उनको एहसास हुआ है, ख़ासतौर पे ये जो एक दिन में ये जो खाने की तलाश में निकले हुए लोग जो शहीद हुए सारे, वो जहाज़ रुक गया। वो जो जहाज़ है वो जिसको कुछ दिन पहले हूतीज़ ने निशाना बनाया था, और हूतीज़ ने कहा था कि भाईजान इसको यहाँ से खींच के ले जाओ, ये जहाज़ जो है ये डूब डाब जाएगा, तो इसको यहाँ से खींच के ले जाओ। ये बड़ी खौफनाक बात है। रूबे मार जो जहाज़ है ये डूब गया है, और मैं 5th स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ US सेंट्रल कमांड की, कि सिंकिंग, ये वो जहाज़ है जिसको खींच के लेके जा रहे थे, तो जो तेल पीछे 18-21 मील तक उसको जबूती लेके जा रहे थे, ये फुटेज रिलीज़ हुई थी। तो ये जो है ये सेंटकॉम ने जो उनकी स्टेटमेंट है वो ये है कि मार्च 2 को 2:15 पे जो रूबेमार जहाज़ था सैंक इन द रेड सी after being struck by Iranian backed Houthi terrorist anti-ship ballistic missile. The ship had been slowly taking on water. ये अटैक के बाद से अब ये जहाज़ डूब गया है। अच्छा, ये जो बात है ये और इस पे 21,000 मेट्रिक टन, ये सेंटकॉम की मैं प्रेस स्टेटमेंट बता रहा हूँ, 21,000 मेट्रिक टन जो अमोनियम फॉस्फेट, वही जो फर्टिलाइज़र वो इस पर मौजूद थे, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइज़र,
और उसके साथ जो है वो उनका ये कहना है कि ये जो है ये इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा था, तेल भी बहुत ज़्यादा था, फर्टिलाइज़र्स भी थे, तो ये जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है बहर अहमर में। और वो कमिटेड हैं कि ये नेविगेशन और इसके लिए वो अमेरिकन काम करते रहेंगे। जहाज़ डूब गया, कार्गो जहाज़ इतना बड़ा, इसके हमले को बचा लिया गया था, पूरा जहाज़ डूब गया इसमें समंदर में, और इसको वो खींच के लिए नहीं ले जा सके दूसरे जहाज़, क्योंकि उनको ख़तरा ये था हम खींचने आएंगे तो हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए। बहुत लंबा सा एक ऑयल का वहाँ पे स्पिल ओवर था, लेकिन ये है कि जहाज़ बहाल, डूबना जो है ना जहाज़ का बहर अहमर में, हुतीज़ ने बयान दिया है कि अब हम और जहाज़, जब तक ये सीज़ फायर नहीं हो रहा तो उस वक्त तक हम और जहाज़ गर्क करेंगे समंदर में। अब हम जहाज़ों पे अटैक नहीं करेंगे, हमें ये समझ आ गई कि जहाज़ों को गर्क कैसे करना है और इनको कोई बचा नहीं पाएगा, तो अब हम इन जहाज़ों को डुबोएंगे बहर अहमर में। तो ये हुतीज़ ने इस स्टेटमेंट के बाद ये ऐलान किया है, लेकिन हमारी दुआ है कि ये नौबत पेश ना आए और उससे पहले पहले ही सीज़ फायर हो। ये जो अटैक हुआ है ना, इसकी पाकिस्तान ने मजम्मत की, पूरी दुनिया से मजम्मत हो रही है, इसकी इंडिया ने भी मजम्मत की है। ये जो अटैक हुआ है ना अभी गज़ा वाला, ये जिन मुल्कों ने शदीद मजम्मत की उसमें इंडिया ने भी मजम्मत की है। पाकिस्तान का तो शुरू से स्टांस है अच्छा। और अरब वज़राए ख़ारजा जब ये सारा मामला हो रहा है तो वो रियाद में आज जमा है। GCC के हैं वज़राए ख़ारजा, लेकिन उसमें इजिप्ट, जॉर्डन और मोरक्को, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स को भी रियाद में वो भी आए हुए हैं सारे GCC के अलावा। तो ये बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ख़ास तौर पे ये डेवलपमेंट जो मिडिल ईस्ट में या नॉर्थ अफ्रीका में हो रही हैं, कायरो, ये और साथ उसके ये यूक्रेन की जो शटल डिप्लोमेसी चाइना ने शुरू की है, ये दोनों मामला जो हैं आने वालों दिनों में दुआ है कि ये मामला जंगें ख़त्म हो और अमन की तरफ जाए मामला। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। डॉक्टर साहब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।